शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास चरित्रहीन भाग 3। दूसरे दिन यथा समय सतीश की आंख खुल गई। जागते ही सबसे पहले उसे सावित्री का ख्याल आया। ठीक उसी समय सावित्री आकर उपस्थित हुई। उसके मुखमंडल पर बदली के दिन का सा अंधकार छाया था। उसके मुख की ओर एक बार नजर डालकर ही सतीश ने सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने कहा, आज क्या खाना बनेगा वही पूछने आई हूँ। सतीश ने किसी ओर देखे बिना ही कहा, रोज जो बनता है वही बने। अच्छा, कहकर सावित्री जाने के लिए उद्यत होकर ही फिर खड़ी हो गई। बोली, पढ़ने की तरह क्या खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता? सतीश ने धीरे से कहा, मैं खा आया था। वह डरकर झूठ बोल गया। किंतु घृणा के मारे सावित्री ने फिर यह नहीं पूछा कि कहाँ खा आए थे। क्षण भर चुप रहकर सावित्री ने कहा, आज 2 दिन से आप किस लिए भागे भागे फिर रहे हैं, जरा सुनूं तो। अगर कोई असुविधा हो तो मुझे जवाब दे सकते हैं, फिर भागने की क्या जरूरत। सतीश ने सिर उठाकर कहा, तो तुम्हारा अपराध क्या है? इसके सिवा मुझे तो जवाब देने का कोई अधिकार नहीं है। इस मेस में अकेला मैं ही तो नहीं रहता। सावित्री ने कहा, अकेले आपका मेस होता तो शायद आप मुझे जवाब दे देते। अच्छा, ना हो, मैं आप ही चली जाती हूँ। सतीश को कुछ उत्तर दिए बिना चुप देखकर सावित्री मन में और अधिक जल उठी। बोली, मेरे जाने से आप प्रसन्न होंगे? मैं आपके पैरों पड़ती हूँ सतीश बाबू, हाँ या ना एक जवाब दीजिए। तब भी सतीश चुप ही रहा। इसका कारण यह था कि सावित्री का इस मेस में कितना महत्व है वह खूब जानता था। और यह भी उससे छिपा नहीं था कि सावित्री अगर इस तरह एकाएक चली जाएगी तो कुछ भी छिपा नहीं रहेगा और तब सारा किस्सा लोगों की जबान पर चक्कर काटता हुआ कैसा निंदनीय जघन्य रूप धारण करेगा। निश्चित रूप से यह सब अनुमान करके वह डर गया। क्षण भर चुप रहने के बाद धीमे से उसने कहा, मुझे माफ कर दो सावित्री। महीना 15 दिन जब तक मैं यहाँ हूँ, कम से कम तब तक तुम कहीं न जाना। और कोई समय होता तो सावित्री उसी समय क्षमा कर देती, किंतु सतीश के बारे में वह मन ही मन एक अमूलक संदेह पाले हुए थी। इसी कारण सतीश की इस धीमी आवाज को छलना कल्पना करके निर्दय हो उठी। सतीश के कंठ स्वर का अनुकरण करके वह तुरंत कह उठी, आप इतना आडंबर करके क्षमा मांगकर साधु क्यों बनना चाह रहे हैं? मुझ जैसी नीच स्त्री का आंचल आपने क्या आज नया नया खींचा है जो लज्जा से एकदम दबे जा रहे हैं? इससे तो यह अच्छा होगा कि घर चले जाइए। कलकत्ते में रहकर बेकार अपने को न बिगाड़िए। लिखना पढ़ना आपका काम नहीं है। जो सतीश उग्र प्रकृति के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था, किसी से नहीं दबता था, किसी की बात को बर्दाश्त करना जिसका कभी स्वभाव न था, वह इस समय इतनी बड़ी अपमान की बात को भी हजम कर गया। कुछ नहीं बोला। उसका अपराधी मन असह्य भारी भार लादे हुए पशु की तरह ऐसी बेबसी और लाचारी के बीच राह में ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ा था कि सावित्री की इस बार बार के निष्ठुर मार से भी वह किसी तरह सिर उठाकर खड़ा नहीं हो सका। किंतु सावित्री अपनी बात से आप ही जैसे चौंक पड़ी। उसकी स्पर्धा क्रोध की सीमा को भी लांघ गई। अपने शब्द खुद उसके कानों को खटके। वह बहुत देर तक चुपचाप खड़े रहने के बाद धीरे धीरे वहां से चली गई। आज भी सावित्री सारे काम काज में लगी रहकर भी दिन भर उत्कंठित हो रही। सतीश अगर कल की तरह आज भी क्रोध प्रकट करता या सावित्री की एक बात का भी उत्तर देता तो अच्छा होता, किंतु उसने यह कुछ नहीं किया। गंभीर विषाद पूर्ण मुंह बनाए नित्य नियम के अनुसार खाना पीना समाप्त करके पढ़ने चला गया और ठीक समय पर लौट आकर चुपचाप कोठरी में बैठ गया। आड़ में रहकर सावित्री सब कुछ देख सुन रही थी, लेकिन किसी तरह का कोई बहाना करके उसकी कोठरी में घुसने का साहस उसे नहीं हुआ। नित्य संध्या के पहले वह आप जाकर उसकी कोठरी में झाड़ू दे आती थी, किंतु आज बिहारी को भेजकर यह काम कराया और शाम को भी बिहारी ही दिया जला गया। रोज इस समय राखाल बाबू की कोठरी में चौसर का अड्डा जमता था। आज भी लोग जमा हुए। वहां खिलाड़ियों और दर्शकों का घोर कलरव रह रहकर उठने लगा। सामने की खुली छत में कोई नहीं था। सावित्री इधर उधर देखकर सारे संकोच को बलपूर्वक हटाकर चुपचाप दबे पैरों चलकर सतीश की कोठरी में जा खड़ी हुई। सतीश बिछौने पर चित्त पड़ा हुआ शायद छत की धन्नियां गिन रहा था। सावित्री को देखकर उठ बैठा। क्षण भर चुप रहकर सावित्री ने कहा, आपके लिए पूजा का चौका लगा दूं? सतीश ने कहा, लगा दो। सावित्री को फिर चुप रह जाना पड़ा, लेकिन कुछ देर में ही वह फिर कह उठी, अच्छा, लोग क्या कहेंगे बताइए तो। सतीश ने कोई उत्तर नहीं दिया। सावित्री ने कहा, आप मुझसे यहाँ रहने के लिए कहते हैं, लेकिन आप खुद यह क्या लीला कर रहे हैं बोलिए।
सतीश ने गंभीर भाव से कहा, मैं कोई लीला नहीं कर रहा हूँ, केवल चुप बैठा हूँ। सावित्री ने कहा, यह चुपचाप बैठना ही सबसे बुरा और भद्दा है, और सब जब चुप नहीं है तब आप अगर इस तरह चुपचाप मुंह बनाए बैठे रहेंगे तो अवश्य ही लोग कानाफूसी करेंगे। आप क्या यही चाहते हैं? क्षण भर चुप रहकर फिर बोली, वह जो कहते हैं खरोंच कर घाव करना, आप ठीक वही कर रहे हैं। कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन आप दोषी बने बैठे हैं। इस बात को लेकर 4 आदमी कानाफूसी करेंगे, हंसी दिल्लगी करेंगे। यह आप भले ही सह लें, लेकिन मुझसे तो बर्दाश्त ना होगा। तब तो मैं देखती हूँ कि मुझे यहाँ की नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। सतीश ने मन ही मन अस्थिर होकर कहा, दोष क्या मैंने कुछ भी नहीं किया? सावित्री ने कहा, ना, जरा गौर करके देखिए तो आपका मन आप ही साफ हो जाएगा। आपका मन आप ही साफ हो जाएगा। आपका जैसा दोष। सावित्री आगे कह नहीं सकी। दौड़ता हुआ घोड़ा अकस्मात किसी गहरे गड्ढे के पास आकर अपने दोनों पैर समेटकर जैसे प्राणपण से रुक जाता है, ठीक वैसे ही सावित्री की चलती हुई जीभ इस जगह रुक गई। उसके यूं अकस्मात रुक जाने से विस्मित सतीश ने जैसे सिर उठाया, वैसे ही सावित्री से उसकी 4 आंखें हो गई। सावित्री लाज के मारे जैसे मर गई। वह तले से ऊपर तक कांप उठी। सतीश न जाने क्या कहने जा रहा था। सावित्री ने उसे रोककर कहा, चुप रहिए, आप भी समझिए, सोचिए, तिल को ताड़ बनाकर बेकार नष्ट ना पाइए। ओ बिहारी, बाबू की पूजा की जगह जल्दी से धोकर चौका लगा दे, मैं बड़ी देर से आसन लिए खड़ी हूँ। बिहारी किसी काम से उधर आ रहा था। वह तुरंत जल लेने के लिए लौट गया। सावित्री ने लांछित अभिमान के स्वर में कहा, आप क्या आंख खोलकर एक बार भी वह नहीं देख पाते कि आपके इस व्यवहार के कारण आज 2 दिन से मैं कैसी उत्तरोत्तर अतिष्ठ होती जा रही हूँ, परेशान हूँ। ताज्जुब है, सावित्री की इतनी जल्दी कही गई इतनी बातें संपूर्ण रूप से हृदयगत करने का, अच्छी तरह समझने का अवकाश तो सतीश को नहीं मिला। तो भी उसके भीतर जो एक ग्लानि पैदा हो गई थी, वह बहुत कुछ जैसे साफ हो गई। इसके बाद ही क्षमा पाए हुए अपराधी की तरह पश्चाताप के स्वर में उसने कहा, मैंने क्या तुम्हारा अपमान नहीं किया? सावित्री ने अधीर होकर कहा, आप अगर ना समझें तो मैं आपको किस तरह समझा सकती हूँ? 100 बार 1000 बार कहती हूँ, उससे मेरा कोई अपमान नहीं हुआ। आप दया करके सुस्त होइए। आपके पैरों पकड़कर मैं केवल इतनी ही प्रार्थना करती हूँ। इसके जवाब में सतीश कुछ कहने जा रहा था, किंतु सावित्री ने दोनों भौहें सिकोड़कर इशारे से उसे मना किया और चटपट कह उठी, आओ बिहारी, चौका लगा दो। बिहारी लोटे में पानी लेकर आया था। सावित्री ने उसके हाथ से लोटा लेकर आप ही कोठरी के एक कोने को अच्छी तरह धोकर चौका लगा दिया और फिर उसे अपने आंचल से अच्छी तरह पोंछकर सतीश से कहा, जाइए, हाथ पैर धोकर धोती बदल डालिए और संध्या पूजा करने बैठिए। पूजा के बर्तन, पंचपात्र, अर्ध्या आदि इस आले में है। कहकर हाथ से वह आला दिखाकर सतीश के असह्य हृदय भार को पूरी तरह से हटाकर बिहारी को साथ लेकर सावित्री बाहर चली गई। सतीश मन लगाकर संध्या पूजा समाप्त कर उठा तो देखा इसी बीच में कोई आकर आसन बिछाकर उसके भोजन की थाली चुपचाप रख गया है। यद्यपि उस कोठरी में और कोई नहीं दिख पड़ता था, तथापि सतीश ने निश्चय समझा वह यहाँ अकेला नहीं है। आसन पर बैठकर उसने धीरे से कहा, इस वक्त इतना अधिक खा लूंगा तो फिर शाम को कुछ भी ना खा सकूंगा। बाहर से जवाब आया, शाम का खाना यहाँ होगा भी नहीं, विपिन बाबू का आदमी न्योता दे गया है। सतीश हंस पड़ा, बोला, जाओ, दिक ना करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सावित्री ने आड़ से ही कहा, यह कैसे होगा? आदमी कह गया है कि कहाँ जाना होगा यह आप जानते हैं, और अगर आप ना जाएंगे तो सब भरभंड हो जाएगा। गाना बजाना बीच में ही होने दो। कहकर सतीश ने यह प्रसंग बंद कर दिया और वह चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन कर चुकने पर बिछौने के सिरहाने लैंप लाकर रख लिया और अच्छे लड़के की तरह एक डॉक्टरी की किताब खोलकर चित लेट गया, किंतु उसमें किसी तरह मन नहीं लगा। उसका दुश्चिंताग्रस्त मन बंधन मुक्त घोड़े की तरह बिना प्रयोजन के सब ओर चक्कर काटने लगा। उस समय रसोई घर में भोजन सामग्री चूल्हे पर चढ़ाकर रसोईया महाराज बिहारी से गांजा मलवा रहा था और राखाल बाबू की कोठरी में चौसर का कोलाहल क्रमशः बढ़ता जा रहा था। सतीश ने पुकारा, सावित्री। सावित्री उस समय भी चौखट के बाहर बैठी थी। बोली, जी। सतीश ने कहा, विपिन बाबू की दावत में जाना महापाप है। बिना समझे मैंने पाप अवश्य किया है, पर समझ बूझकर अब कभी नहीं करूंगा। सावित्री ने बाहर से ही पूछा, पाप क्यों है? सतीश ने कहा, मैं जानता हूँ किस जगह उनका गाना बजाने का आयोजन चल रहा है,
केवल उस स्थान पर जाना ही एक पाप का काम है। सावित्री बोली, अच्छा तो है, ऐसी जगह ना जाइएगा। सतीश ने उत्तेजित होकर कहा, निश्चय ही ना जाऊंगा, लेकिन वे लोग सहज में मुझे छोड़ देंगे ऐसा नहीं जान पड़ता। इसलिए तुमको पहले से ही सावधान किए देता हूँ कि अगर कोई मुझे लेने आवे तो उसे वहीं से लौटा देना, कहना मैं घर में नहीं हूँ, रात को लौटूंगा, समझ गई? सावित्री ने कहा, जी समझ गई। सतीश अपनी समझ में एक कर्तव्य का पालन करके एक सांस छोड़कर क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, कहीं से ठंडी हवा आ रही है सावित्री, खिड़कियां दोनों बंद कर दो। सावित्री कोठरी में आकर खिड़कियां बंद करने लगी। सतीश उसकी ओर एकटक ताकने लगा। देखते देखते अकस्मात कृतज्ञता से उसका हृदय भर गया। स्निग्ध स्वर में उसने पूछा, अच्छा सावित्री, तुम अपने को नीच स्त्री क्यों कहती हो? सावित्री घूमकर खड़ी हो गई, बोली, सच बात ना कहूं? सतीश ने कहा, यह बात कभी सच नहीं है। तुम गले गले गंगा जल में खड़ी होकर कहो तो भी मैं इस पर विश्वास नहीं करूंगा। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं करेंगे? सतीश ने कहा, यह मैं नहीं जानता, जान पड़ता है सच नहीं है, इसी से विश्वास नहीं होता। नीच की तरह तुम्हारा व्यवहार नहीं है, बातचीत नहीं है, इतना लिखा पढ़ा ही तुमने कहा? सावित्री पास ही फर्श पर बैठ गई, फिर हंसकर बोली, इतना? कितना? जरा सुनो तो। सतीश ने इसी की व्याख्या करने के लिए खुली किताब रखकर कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो वह खोले ही रह गया। बाहर थोड़ी दूर पर तेजी से जूतों का शब्द सुनाई दिया और क्षण भर बाद ही उसी की कोठरी के बहुत निकट मतवाले स्वर में किसी ने जोर से पुकारा, सतीश बाबू। सतीश समझ गया ये विपिन के दल के आदमी हैं और उसे पकड़ ले जाने के लिए आए हैं। वह कुछ नहीं बोला, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने झट फूंक मारकर लैंप बुझा दिया और कंबल ओढ़कर लेट गया। पास ही फर्श पर बैठी हुई सावित्री व्याकुल होकर कह उठी, यह क्या किया? इसके बाद ही अंधकार में दरवाजे के सामने दो मूर्तियां आकर खड़ी हो गई। एक जने ने कहा, यही तो सतीश बाबू की कोठरी है। दूसरे आदमी ने कहा, नौकर ने तो कहा था कि बाबू कोठरी में ही हैं। प्रथम व्यक्ति ने कुछ बिगड़कर कहा, कोठरी में तो अंधेरा है, भले आदमी क्या संध्या के समय घर में पड़े रहते हैं? तुम सरीखे। दूसरे आदमी ने इसके उत्तर में अस्पष्ट स्वर में कुछ कहकर चटपट पॉकेट टटोलकर दिया सलाई की डिबिया निकाली और अनिश्चित भाव से वह कांपते हुए हाथ से दिया सलाई घसीटने लगा। बिछौने पर पड़े हुए सतीश का खून पानी हो गया। वह विलायती कंबल सिर से पैर तक ओढ़े पसीने से तर होने लगा और अंधकार में फर्श पर बैठी हुई सावित्री लज्जा और घृणा से काठ सी होकर बैठी रही। दिया सलाई जल उठी। अरे यहाँ कौन बैठा है? प्रथम व्यक्ति ने कहा। वह आदमी भीतर घुसकर इधर उधर नजर दौड़ाकर सतीश को खोजने लगा। उसके पहले ही सावित्री उठकर खड़ी हो गई। दूसरे आदमी ने तनिक किनारे हटकर सावित्री को लक्ष्य करके पूछा, सतीश बाबू कहाँ हैं? सावित्री उंगली से बिछौने की ओर इशारा करके चुपचाप बाहर निकल गई। उसके जाते ही दोनों आदमी अट्टहास कर उठे। उस हंसी का शब्द और अर्थ सावित्री के कानों तक जा पहुंचा और कंबल के भीतर सतीश बारंबार मृत्यु की कामना करने लगा। उन लोगों ने सतीश को पकड़कर उठा दिया और जबरदस्ती उसे पकड़कर ले गए। जब तक उनकी विकट हंसी का शब्द बाहर बिल्कुल गायब नहीं हो गया, तब तक सावित्री एक अंधेरे कोने में दीवार पर सिर टेक कर, जिस पर बिजली गिर पड़ी हो, उस आदमी की तरह निश्चल होकर खड़ी रही। किंतु यह बात मैस के किसी आदमी को मालूम नहीं हुई। रसोइया महाराज अभी अभी गांजे की चिलम फूंककर अपने भक्त बिहारी को यह समझाकर बता रहा था कि भक्तों को मोक्ष देने की गांजे की अद्भुत क्षमता वेद में लिखी है। और दूसरी कोठरी में राखाल बाबू के दल के लोग यह परीक्षा कर रहे थे कि हड्डी के बने पासे मनुष्य की चित्कार को सुन पाते हैं या नहीं। सड़क पर आकर सतीश और उसे पकड़ ले जाने वाले दोनों आदमी एक गाड़ी में सवार हो गए। उन दोनों साथियों की उन्मत्त हंसी असह्य होने पर सतीश ने तीखे स्वर में कहा, या तो आप यह हंसी बंद कीजिए और या माफ कीजिए, मैं गाड़ी से उतर जाऊं। प्रथम व्यक्ति अच्छा कहकर ही बड़े जोर से हंस उठा। उसका साथी उसे हंसना बंद करने के लिए धमकाकर उससे भी अधिक जोर से हंसने लगा। उन दोनों मतवाले शराबियों से कुछ कहना व्यर्थ समझकर सतीश निष्फल क्रोध से खिड़की के बाहर सिर निकालकर सड़क की ओर देखने लगा। रात को अंधेरे बरामदे में सावित्री चुप बैठी थी। जान पड़ता है संध्या की उस लज्जाजनक घटना के बारे में मन ही मन आलोचना कर रही थी। इसी समय बिहारी आकर सामने खड़ा हुआ और उसे लक्ष्य करके बोला,
सब लोगों का खाना पीना हो गया, महाराज तुम्हें जलपान के लिए बुला रहे हैं। सावित्री ने सिर उठाकर सुस्त आवाज में कहा, आज मैं कुछ ना खाऊंगी बिहारी। बिहारी सावित्री को स्नेह करता था और मानता भी था। चिंतित होकर उसने पूछा, खाओगी क्यों नहीं, क्या कुछ तबीयत खराब है? सावित्री ने कहा, ना, तबीयत खराब नहीं है, खाने की इच्छा ही नहीं है, तुम लोग जाकर खाओ पियो। बिहारी ने कहा, तो चलो तुमको पहुंचा आऊं। सावित्री ने कहा, अच्छा चलो, लेकिन एक बात है बिहारी, सतीश बाबू अभी तक नहीं लौटे, तुम जागते रह सकोगे? बिहारी ने उद्विग्न होकर कहा, मैं, लेकिन वह मेरी कमर की बाई का दर्द। सावित्री ने कहा, तो फिर क्या होगा बिहारी? बिहारी ने दम भर सोचकर कहा, आज अगर तुम रसोइये महाराज को हुक्म देकर। सावित्री चटपट कह उठी, यह ना होगा बिहारी, ब्राह्मण को मैं जाड़े में कष्ट ना दे सकूंगी। अनिच्छुक बिहारी क्षण भर चुप रहकर बोला, अच्छा तो फिर मैं ही रहूंगा, चलो तुमको भेज आऊं। सावित्री उठकर खड़ी हो गई, दो एक पग आगे बढ़कर रुककर बोली, अभी रहने दो बिहारी, तुम खा पी लो, उसके बाद जाऊंगी। बिहारी के चले जाने पर सावित्री लौटकर उसी जगह आकर बैठ गई। वह अंधकार पूर्ण आकाश की ओर ताकती हुई चुपचाप बैठी रही। आज सतीश के संबंध में उसे यथेष्ट आशंका थी। वह मतवाले शराबियों के हाथ में पड़ गया है, यह वह अपनी आंखों से देख चुकी थी, इसलिए घर जाने को मन किसी तरह न होता था। यद्यपि कुछ देर पहले सतीश की ही नादानी से घोर लांछना पाकर उसे बड़ी चोट पहुंची थी और उससे छटपटाकर उसने सवेरे ही नौकरी छोड़ने का इरादा पक्का कर रखा था। तथापि आज रात भर के लिए इस आदमी को मन ही मन क्षमा किए बिना, उसकी अवश्यंभावी दुर्गति का कोई उपाय किए बिना वह किसी तरह अपने घर को नहीं लौट सकी। बिहारी खा पी कर आया तो सावित्री ने कहा, तुम जाकर सो बिहारी, मैं ही रहूंगी। बिहारी ने विस्मित होकर पूछा, घर नहीं जाओगी? सावित्री ने कहा, बाबू लौट आवे उसके बाद क्या तुम मुझे नहीं पहुंचा सकोगे? बिहारी ने कहा, क्यों नहीं पहुंचा सकूंगा, निश्चय पहुंचा सकूंगा। सावित्री ने कहा, तो फिर यही ठीक है, मैं बैठी हूं, तुम जाकर सो जाओ। बिहारी प्रसन्न होकर चला गया। सावित्री उसी जगह एक ऊनी चादर ओढ़े बैठी रही। सावित्री को जैसे इसमें तनिक भी संशय नहीं था कि वे दोनों जो कुछ अपनी आंखों से यहाँ देख गए हैं उसे वहां जाकर सबके आगे अवश्य कहेंगे। वैसे ही इस बारे में तनिक संदेह नहीं रहा कि वे इस घटना का दूसरा कोई अर्थ नहीं लगाएंगे। विपिन बाबू कैसे आदमी हैं यह सावित्री को मालूम था। विपिन के कानों तक यह बात अवश्य पहुंचेगी और इस मेस में विपिन बाबू का आना जाना होने के कारण यहाँ के हर एक आदमी को यह बात मालूम हो जाएगी। कोई नहीं बचेगा। इसके बाद सतीश कौन मुंह लेकर यहाँ एक घड़ी भी ठहर सकेगा? इस बदनामी की लज्जा वह कैसे सहेगा? दैव संयोग से अचानक जो कुछ हुआ सो तो हो गया और अपने संबंध में सावित्री यहीं पर चुप भी हो गई, किंतु बार बार सोच विचार करके भी सतीश के बचाव की कोई युक्ति उसे नहीं सूझी। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी पर सतीश नहीं आया। पास के किसी पड़ोसी के घर की घड़ी में टन टन करके 2 बज गए। अबाध ठंडी हवा के झोंके खुली छत के ऊपर से आकर सावित्री की दोनों आंखों को नींद के दबाव से बंद करने लगे, तो भी वह जागती हुई दरवाजे की ओर कान लगाए बैठी रही। इस तरह सोते जागते बैठे रहकर सावित्री ने लगभग सारी रात ही बिता दी। जब रात बहुत थोड़ी रह गई तब एक गाड़ी के पहियों की आवाज से चौंककर सावित्री उठ बैठी। उसे मालूम हुआ कि वह गाड़ी उसी मेस के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई है। सावित्री चुपचाप नीचे उतरी और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। कहीं कोई और न हो, इस भय से उसने सहसा दरवाजा खोलने का साहस नहीं किया। देर होने लगी, किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। जो गाड़ी आई थी वह भी लौट गई। अकस्मात सावित्री का मन आशंका से भर गया। फौरन ही उसने दुविधा संकोच सब दूर करके फुर्ती से कुंडी खोल दी। सतीश बाहर की चौखट के सहारे आंखें मूंदे बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी धोती चादर में कीचड़ सनी हुई थी। माथे पर एक तरफ खून की लकीर पास ही जल रही गैस की रोशनी में स्पष्ट दिख पड़ रही थी। सतीश की यह दशा देखकर सावित्री रो पड़ी। बिजली की फुर्ती से सतीश के सामने आकर घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों से सतीश का मुंह ऊपर उठाकर सावित्री ने कहा, ऊपर चलिए बाबू। सतीश ने सिर हिलाकर कहा, ना, यहीं अच्छा हूँ। सावित्री ने आंसू पोंछकर कहा, कहीं चोट आ गई है? सतीश ने कहा, नहीं, चोट नहीं लगी, ठीक हूँ। सावित्री ने कहा, यह तो सड़क है, घर में चलिए। सतीश ने फिर सिर हिलाकर कहा, ना, जाऊंगा नहीं, यहाँ अच्छा हूँ। सावित्री ने अपनी डांट कर कहा, उठिए।
डांट सुनकर सतीश लाल लाल विह्वल आंखों से क्षण भर सावित्री की ओर देखता रहा। फिर उसकी ओर दोनों हाथ बढ़ा दिए और कहा, चलो। तब सावित्री के ही कंधे का सहारा लेकर सतीश उठ खड़ा हुआ और उसी के सहारे बड़ी मुश्किल से बहुत देर में लड़खड़ाते पैरों से सीढ़ियां चढ़कर अपनी कोठरी में आकर लेट गया। जड़ित, स्खलित, टूटे फूटे स्वर में वह कहने लगा, सावित्री, तुम्हारा ऋण मैं किसी जन्म में न चुका सकूंगा। सावित्री ने कहा, अच्छा अच्छा, अब आप सो रहिए। सतीश बिजली की फुर्ती से उठ बैठा और बोला, क्या सोऊंगा? कभी नहीं, सावित्री ने फिर धमकाकर कहा। फिर सतीश लेट गया। क्षण भर चुप रहने के बाद बोला, लेकिन तुम्हारा ऋण। अच्छा, कहकर सावित्री उठी और रोशनी पास लाकर जहां खून निकला था उस स्थान की जांच करके घाव को धोया। फिर पूछा, कहीं गिर पड़े थे? सतीश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, गिरा नहीं। सावित्री ने भरे हुए गले से कहा, अब फिर अगर आप शराब पिएंगे तो मैं आपके पैरों पर सिर पटक कर मर जाऊंगी। सतीश ने तुरंत कहा, कभी नहीं पीऊंगा। सावित्री ने कहा, मुझे छूकर कसम खाइए। यह कहकर सावित्री ने अपना दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। सतीश ने अपने हाथों में उसका पानी से भीगा ठंडा हाथ लेकर कहा, मैं कसम खाता हूँ। सावित्री ने अपना हाथ खींचकर कहा, याद रहेगा? सतीश ने कहा, अगर ना याद रहे तो तुम याद करा देना। अच्छा, मैं जाती हूँ, आप सोइए, कहकर सावित्री धीरे से किवाड़ बंद करके बाहर आकर खड़ी हो गई। सामने ही शुक्र तारा जगमगा रहा था। उधर देखकर सावित्री दोनों हाथ जोड़कर रो पड़ी, बोली, भगवान, तुम साक्षी रहना कि रात का अंधकार उस समय स्वच्छ होता आ रहा था और उसी अंधकार को भेद कर राह में कूड़ा ढोने वाली बैलगाड़ी का शब्द और मोहल्ले की मैदा कल का यानी फ्लावर मिल का भोंपू सुन पड़ रहा था। सावित्री जल्दी जल्दी नीचे उतरकर रसोई घर के एक कोने में चादर ओढ़कर लेट गई और लेटते ही खुमारी से भरी उसकी आंखें बंद हो गई।